नमस्कार। इस दिल से के एपिसोड में हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है इसके पीछे एक राजनीतिक सोच है कि वाकई में इलेक्शन कमीशन चाहता है कि जो इलेक्टरल रोल है वो एक नए सिरे से उसको बनाया जाए ताकि इसमें कोई इधर उधर की बात ना हो, मतलब कि कोई दो बार नाम ना किसी का जुड़े या ऐसी बातें। क्योंकि जो हो रहा है ज़मीन पे मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से कोर्ट भी इस बात को नज़रअंदाज कर रहा है कि ज़मीन पे क्या हो रहा है, किस तरह से बीएलओ फॉर्म अपलोड कर रहे हैं, किस किस्म की जानकारी हो रही है। क्योंकि आपको सबको मालूम है कि 2003 में ये सारा इलेक्टोरल रोल डिजिटाइज हो गया था और उसके बाद सालाना हर जनवरी में इसको अपडेट किया जाता है और 2025 तक अपडेट हो चुका है। और जब बिहार का चुनाव हुआ जिसके नतीजे अभी हाल ही में आए तो गृह मंत्री जी ने जाकर भाषण दिया उससे पहले कि देखिए यहाँ तो बड़े घुसपैठी आ गए हैं और बांग्लादेश से लोग आ गए हैं, तो बड़ा ज़रूरी है कि उनको हक नहीं मिलना चाहिए वोट देने का। घुसपैठिए अगर आए हैं तो इन्हीं के राज्य में आए होंगे, क्यों 2014 के बाद तो यही सत्ता में है, और अगर आए हैं तो जिम्मेदारी भी इनको लेनी चाहिए। और इलेक्शन कमीशन को पिछले 2014 के बाद इनको पता लग जाना चाहिए कौन से घुसपैठिए आए हैं। अब चुनाव हो गया और चुनाव होने के बाद कोई ऐसा हमें देश के सामने किसी ने ये कहा कि कितने घुसपैठिए थे। तो ये तो अपने आप में एक राजनीतिक रीज़न था, वजह थी जिसकी वजह ने ये निर्णय किया। दूसरी बात, जो रिवीजन इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, मैं आपको कुछ आंकड़ा देना चाहता हूँ। वो है कि इसके मापदंड ऑलरेडी तय हैं और मापदंड ये हैं कि 2003 के गाइडलाइंस के मुताबिक जो प्रिलिमिनरी लिस्ट जो बननी है बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग रोल्स, उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए एन्यूमरेटर को, सर्वे चाहिए, रैशनलाइजिंग पोलिंग बूथ चाहिए। उसका वक्त जो 2003 की गाइडलाइन 2 और 3 की गाइडलाइंस में वो लिखा है कि 74 दिन चाहिए उसके लिए, 74 दिन। फिर हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन, घर से घर, हर घर जाकर ये पता करें कि भाई वाकई में वहाँ वो लोग रह रहे हैं, उसका ड्यूरेशन है 31 दिन, उसको 31 दिन लगेंगे। और एंट्री और इन्यूमरेशन डेटा जो एंट्री करेंगे फॉर्म में जो बीएलओज हैं और करेक्शन करेंगे उसका लगेगा 60 दिन। और उसके बाद प्रेपरेशन, ट्रेनिंग, ये सब चीज़ें होगी। लेकिन हमारे जो प्रेजेंट हो रहा है वो प्रेपरेशन ट्रेनिंग के मतलब कि 28 अक्टूबर से लेकर 3/11 तक, मतलब जो 74 दिन पहले लगने चाहिए 2003 के मुताबिक, वो आज 5 दिन में कर रहा है। जो 31 दिन लगने चाहिए वो 3 दिन में कर रहा है, ट्यूसडे से लेकर थर्सडे तक। और जो 60 दिन लगने चाहिए वो 3 दिन में कर रहा है। मतलब कि 2003 की गाइडलाइंस को नज़रअंदाज करते हुए ये सारा सर्वे 2 महीने में कराना चाहते हैं। ये हो ही नहीं सकता। मेरा मानना यह है कि इसके पीछे केवल एक ही लक्ष्य है, उस बारे में हम चर्चा करेंगे कि ये राजनीतिक मामला है। ये चाहते हैं कि जो इनकी मनमर्जी से ये वोट काटें, वोट ऐड करें, उसकी कोई सुनवाई ना हो और इस तरीके से करें, और साथ साथ में मास मीडिया इनके पक्ष में हो और इलेक्शन कमीशन अपने एफिडेविट फाइल करे। और जो एफिडेविट फाइल करती है इलेक्शन कमीशन, ऐसा मुझे लगता है कि उस पर कोई सवाल उठाया नहीं जाता। सवाल तो हम ही उठा सकते हैं और सवाल कोर्ट भी उठा सकती है, हम तो उठाते हैं। लेकिन और ये बात हम कहते भी हैं कि इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। अगर ये कहते हैं कि सारे ही हमने फॉर्म अपलोड कर दिए, किस तरह से किए? क्योंकि अगर किसी फॉर्म अपलोड करने के लिए इनको जाना पड़ता है, घर से भर जाना पड़ता है, उसके दस्तखत लेने पड़ते हैं इलेक्टर के, फिर उसके माता पिता का नाम पता करना पड़ता है, उसके रिश्तेदारों का नाम करना पड़ता है। ये तो हो ही नहीं सकता, 2 महीने ये काम हो ही नहीं सकता। तो इस बात पे आज हम चर्चा करेंगे और 3 हमारे साथ अनुभवी लोग हैं जो पहले भी आ चुके हैं और इसके बारे में उनको बहुत जानकारी भी है। कुरैशी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। आप तो सी रहे हैं 2 साल, 2010 से लेकर 2012 तक, और 2006 से 12 तक आप इलेक्शन कमीशन में भी रहे हैं। आप इस बारे में बहुत कुछ जानते भी हैं। आप सरकार में भी रह चुके हैं, आपको सब मालूम है सरकारें भी कैसे चलती हैं और इलेक्शन कमीशन भी कैसे चलती है। और आपकी टाइम तो बहुत पारदर्शिता थी,
ये सब आप ही ने, आपकी वजह से ही, आप ही ने बताया कि 2003 में डिजिटाइज हो गया, उसके बाद ज़रूरत क्या थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने का। लवासा साहब, आप भी मतलब कि इलेक्शन कमीशन में आपने साल बिताए और फिर अल्टीमेटली आपने, कोई बात होगी ज़रूर कि रिज़ाइन भी किया आपने, लेकिन आप भी सरकार में रहे हैं, सिविल एविएशन में रहे हैं और एनवायरनमेंट भी रहे हैं, तो आपको भी बहुत जानकारी है इसके बारे में। योगेंद्र जी, आप तो ज़मीन पे काम करते हैं, सड़क पे ही रहो। सड़क पे रहे हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी हैं, सेफोलॉजिस्ट भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, हमारे खिलाफ भी रहे हैं, अब हमारे हक में भी हैं, तो कई चीज़ें आप ऐसा चलता रहता है देश के हक में, हमारे मतलब देश, हम तो देश के साथ हैं। चलिए, तो बताइए, ये वाकई में इसके पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है, ये वाकई में एक्सरसाइज जेन्युइन है? नहीं, मुझे तो बिल्कुल शक है कि ये जेन्युइन होने पे इसके, क्योंकि 2003 में फाइनल लास्ट SIR जो हुआ उसके बाद ये फैसला किया गया था, जैसे कि हम बताया जाता था कि जब सारे रोल डिजिटाइज हो चुके और हमको 25-30 साल लगे उसको 99% तक पहुंचने में, अब इसके बाद हमें इलेक्टोरल लेके हर साल डोर टू डोर जाते हैं कि भाई तुम्हारे घर में ये 4 वोटर लिखे हुए, ये ठीक है, कोई और इजाफा हो गया तो हम बता दो, ये फॉर्म है, फॉर्म 6, अगर इसमें से कोई डिलीट करना है, कोई माइग्रेट कर गया, किसी की डेथ हो गई तो ये फॉर्म 7 है, और अगर कोई करेक्शन है तो फॉर्म 8 है, ये करके हम करा के आ जाते थे। नेबर्स भी बड़े विजिलेंट होते हैं, वो तो आपके खिलाफ झूठा ही कह देंगे कि साहब ये तो 3 साल से यहाँ से छुट जा चुके हैं, उनको कटवाने में उनका बड़ा रोल होता है। तो अगर कोई वहाँ पे फॉरेनर आके घुस भी गया, जो एक एक्सक्यूज़ बताया गया था, तो नेबर और वो गांव वाले बता देंगे कि यहाँ तो ये कोई लोग नया है। तो इसलिए इतना कष्ट लोगों को देना, और बिहार के उसके बाद तो खासतौर से हम देखते हैं कि जो हमने फिगर सुनी, मैं तो मीडिया की उस पर ही कर रहा हूँ कि 300 के करीब फॉरेनर्स पाए गए, उसमें से बांग्लादेशी तो शायद 100-150 ही हैं। तो उन 100-150 को पकड़ने के लिए आपने 8 करोड़ लोगों को कष्ट दिया, दौड़ाया, BLOs की सुसाइड हो रही हैं, एक सुसाइड पे सुप्रीम कोर्ट को हिल जाना चाहिए था, यहाँ तो लाइन लगी हुई है, तो कुछ तो हैरेसमेंट हो रही है। और आपने कहा कि अपलोडिंग भी फेक हो सकती है कि डर के मारे उसका टाइम का प्रेशर है, जो अब तो साबित हो गया, उस प्रेशर में आपसे दस्तखत कराए बिना उन्होंने फट से अपलोड करना शुरू कर दिया। तो अब 100 करोड़ लोगों को दौड़ाया जाएगा, कष्ट दिया जाएगा, कितने और मरेंगे। जिम्मेदारी क्या लोगों की है कि जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है? नहीं, ऑफ कोर्स इलेक्शन कमीशन की है कि इलेक्शन कमीशन को ये जो जिस रोल से 2024 के इलेक्शन हुए, सरकार बनी है, उसी रोल से तो बनी है। अगर वो रोल बिल्कुल ही बोगस था तो वो इलेक्शन ही आप नल एंड वॉइड कर दीजिए। पर जिम्मेदारी इलेक्टर के ऊपर क्यों सौंपी जा रही है? ये मेरा सवाल, जो सबसे बड़ा सवाल है। इलेक्टर पे कहाँ सौंपी जा रही है? आज तो कह रहे हैं ना कि आप फॉर्म करो, एन्यूमरेशन फॉर्म आप फिल करो, ये तो उनके ऊपर सौंपी जा रही है ना। ये तो कभी भी नहीं होता था, कभी भी नहीं होता था, ये तो कानून में भी नहीं लिखा। नहीं, मुझे नहीं मालूम, मेरे यहाँ जो हरियाणा में शुरू होगा कि एन्यूमरेशन फॉर्म क्या होता है, क्या कैसे भरा जाएगा, कुछ पता नहीं है। मेरे पास पासपोर्ट के अलावा मेरे पास तो कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं है। आप तो सेफ हैं, पासपोर्ट है आपके पास, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर पासपोर्ट के बेसिस पे हो जाए, अगर पासपोर्ट नहीं है तो प्रॉब्लम आती है। राइट। हाँ, बल्कि ये हुआ था, मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में कहा, आप समझते हो कि 2 महीने काफ़ी है इस एक्सरसाइज? बिल्कुल। अच्छा, एक तो ये कि चलो बिहार में तो उनका बड़ा प्रेशर था कि इलेक्शन है, उसमें कंप्रेस कर दिया उन्होंने। अरे जहाँ इलेक्शन 2 साल और 3 साल बाद है, उनको तो साल भर दे दो, तो कोई सुसाइड, जैसे उत्तर प्रदेश में इलेक्शन 2027 में है, जो उनको 1 महीने में या 2 महीने में कराने का क्या मतलब है? इतना प्रेशर मतलब तो आपको मालूम है लवासा जी, मतलब तो वही है ना जो मैं कह रहा हूँ। देखिए सिंपल साहब, मैं समझता हूँ कि ये जो सारा विवाद है, इसको है ना, हमको 3 तरीके से देखना चाहिए। इसका मकसद क्या है, इसकी प्रणाली क्या है, और सिद्धांत क्या है। जी हाँ। Unfortunately, सारा डिस्कशन इंक्लूडिंग द डिबेट्स इन द कोर्ट, they are only on the procedure. That's correct. The principles nobody is discussing. तो अगर हम ये माने, बिहार को आप टेस्ट केस समझे कि भाई उसमें मकसद क्या था, मकसद ये था कि इनएलिजिबल लोगों को हटाया जाए। जी हाँ। और दूसरा मकसद ये भी हो सकता है
कि जो एलिजिबल हैं उनको इंक्लूड किया जाए, जी हाँ, और तीसरा मकसद ये होना चाहिए कि उसके अंदर एरर फ्री इलेक्टोरल रोल बने। जी हाँ, तो सबसे पहले आई थिंक इट विल एनहांस द क्रेडिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन अगर वो बताएं कि बिहार में इन 3 मकसद में से कितने पूरे हुए। जहाँ सारे लोगों को, जैसा कुरैशी साहब ने कहा कि आप करोड़ों लोगों को एक आइडेंटिफिकेशन परेड करवा रहे हैं, जी हाँ, तो आपने ये जो बिहार में प्रक्रिया की उसमें से इनएलिजिबल लोग कितने निकले, उसमें से एरर्स कितने दूर किए आपने। और मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन के पास एक पैमाना है जिससे वो हेल्थ ऑफ द इलेक्टोरल रोल जांचते हैं अच्छा, कि हमारे इलेक्टोरल रोल की हेल्थ क्या है, ईपी रेशो क्या है, जेंडर बैलेंस क्या है, फर्स्ट टाइम जो कोहॉर्ट है 18-19 उसमें से कितने लोग आने चाहिए, कितने नहीं आए। आई थिंक दैट एनालिसिस शुड बी मेड पब्लिक टू कन्विंस एवरीवन that indeed this exercise is required in the manner in which it is being done. ओके, तो अब अगर आप ये देखें कि जो प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है तो इस प्रोसीजर की आवश्यकता है जी हाँ, उस रिजल्ट को अचीव करने के लिए, या कोई और तरीका है जिससे हम वही रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। जी हाँ, इसके ऊपर डिबेट कम हो रही है। और क्यों आपने 70 साल से जो प्रणाली चल रही थी उसको क्यों ओवरटर्न किया? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि 300 इनएलिजिबल वोटर्स वोट दे रहे थे पहले, अब मान भी लेते हैं, अगर उसके अलावा देखा जाए, दूसरी साइड देखी जाए कि अगर 5000 वोटर जो एलिजिबल हैं उनके वोट काट दिए जाएं तो बैलेंस किस तरफ होना चाहिए? मतलब कि आप फिर इसका मतलब है 300 को वोट देने दो, पर 5000 वोट तो मत काटो। वो तो हमारे कानून की तो जो बेसिक मूल सिद्धांत यही है कि एक इनोसेंट को नहीं पनिश करना चाहिए, Correct. चाहे कितने गिल्टी लोग स्पॉट फ्री चले जाएं। एग्जैक्टली दैट इज द प्रिंसिपल। एग्जैक्टली। और मुझे नहीं लगता कि इवन अगर आपको ये 300 350 इनएलिजिबल लोगों को निकालना है तो उसके लिए इतनी बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज की जरूरत फॉर्मेट है ना, फॉर्मेट है ना, Precisely. फॉर्मेट है। कोई रिपोर्ट करेगा कि साहब ये यहाँ का रहने वाला नहीं Form है, 7. इसको वो तो साफ फॉर्मेट, आप जैसे कुरैशी साहब ने कहा वो इसीलिए तो है। और मान लीजिए 300, मैं कहता 600, तो इलेक्शन कमीशन भी है कि भाई मेरे इलेक्शन में 600 लोगों ने वोट किया, मैं 300 वोट से हारा, तो ये 600 लोग फॉरेनर थे तो इलेक्शन रद्द किया जाए। और सारे बिहार में अगर 300-400 लोग हैं तो उससे किस इलेक्शन पे फर्क पड़ेगा? तो योगेंद्र जी आप बताइए, इसके पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है या वाकई में एक जेन्युइन एक्सरसाइज? सिंह साहब मैं क्या कहूँ, SIR क्या नहीं है पहले तो ये हम गिन लें। नंबर 1, SIR वोटर लिस्ट का रिवीजन नहीं है। जी हाँ, ये वोटर लिस्ट को कोरे कागज पर नए तरीके से लिखने का एक तरीका है। ठीक। खुद इलेक्शन कमीशन कहता है डी नोवो, तो रिवीजन शब्द तो हम छोड़ ही दें। नंबर 2, ये कोई पुराने किए हुए काम की रीइटरेशन या रेपिटेशन नहीं है। बार बार मीडिया में बोल बोल के सबकी जुबान पे चढ़ा दिया है कि 2003 में जो SIR हुआ था, 2000 इतने में हुआ था। अरे भाई कभी नहीं हुआ ये ऐसा तो SIR, कभी जैसा नहीं कि जो आप कह रहे हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नाम की चीज इस देश में कभी नहीं हुई। नंबर 2, जो ये एन्यूमरेशन फॉर्म लोगों से मंगवाना, कागजात मांगना, हर आदमी से जो ऑलरेडी लिस्ट पे है उससे कागजात मांगना, इस देश के 75 साल में कभी नहीं हुआ। और आप दोनों से बड़े गवाह इस बात के कोई हो नहीं सकते। नंबर 2 ये नहीं है। नंबर 3, ये वोटर लिस्ट को क्लीन करने की प्रक्रिया नहीं है। ओके। क्लीन करना मतलब उसमें डुप्लीकेशन, उसमें गलत नाम, उसमें जंक एंट्रीज। ये मैं इस आधार पे कहता हूँ सिब्बल साहब कि बिहार में, आप तो कोर्ट में थे, हमने सुप्रीम कोर्ट में डेटा पेश किया कि बिहार की जो फाइनल वोटर लिस्ट थी 30 सितंबर को जो बनी थी, उसमें 5 लाख डुप्लीकेट नाम ऐसे थे जो उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डुप्लीकेट थे। अगर पूरे बिहार में डुप्लीकेशन देखें तो 59 लाख 59 लाख नेम ऐसे थे। हमने सुप्रीम कोर्ट में आंकड़ा पेश किया।
चुनाव आयोग ने अपने काउंटर एफिडेविट में उसको डिस्प्यूट नहीं किया। नंबर 2, हमने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि 75,000 एंट्री ऐसी हैं जो ब्लैंक हैं, नेम ब्लैंक, फादर नेम ब्लैंक, हमने कोर्ट में पेश किया। इलेक्शन कमीशन ने किसी को डिस्प्यूट नहीं किया। अभी और आपको हैरान चीज बता दिया, बिहार की वोटर लिस्ट में सिब्बल साहब हमने नाम दिखाए कोर्ट के सामने, नाम कन्नड़ और तमिल में लिखे हुए थे। दिस इज द वोटर्स लिस्ट ऑफ बिहार। हमने दिखाया कि एक ही फोटोग्राफ, वो फोटोग्राफ हमें क्योंकि पूरे बिहार के मिले नहीं थे। देश है, आपको क्या इसमें आपत्ति होता है? हाँ बाबा, मैं कहा इतना कि खुशी से मरना जाते घर एतबार होता है कि मतलब कन्नड़ और तमिल में लिख रहे हैं। अच्छा, मजे की बात सिब्बल साहब ये है, ये 30 सितंबर की वोटर लिस्ट में था। वोटर लिस्ट में रिवीजन 17 अक्टूबर तक हुआ। इनमें से एक भी एरर को रिमूव भी नहीं किया गया। जो एरर सुप्रीम कोर्ट के एग्जाम्पल दिखाए गए थे, हैंडफुल एग्जाम्पल जो हमने दिखाए थे, उनमें से एक भी एरर रिमूव नहीं किया गया। इसलिए मैं पूरी जिम्मेवारी से कहता हूं कि इसका वोटर लिस्ट करेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। और हमारे सीईसी साहब आपके फॉलो में जो है, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि हमें डीडुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत ही नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, तो इसलिए वो नहीं है। नंबर 4 जो आपने इशारा किया, इसका फॉरेनर्स को निकालने से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो एक तो हमने देख लिया, बिहार में हो गया। आप कह रहे हैं 300, कोई कहता है 400-500, लेकिन हर कोई कहता है अगर 500 भी हैं तो उनमें से 400-450 नेपाली हिंदू औरतें हैं। बिहार में फॉरेनर की प्रॉब्लम नेपाली हिंदू औरतों की प्रॉब्लम है। इसका किसी बांग्लादेशी रिफ्यूजी म्यांमारी से कोई संबंध ही नहीं है। तमिलनाडु में कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, केरला में कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? मतलब हो क्या, तो इससे नहीं। और इसका मैं फाइनल प्रूफ ये देता हूं सिब्बल साहब, इस देश में कोई आप किसी समझदार इंसान से पूछ लिए कि भाई इस देश में सिटीजनशिप की प्रॉब्लम किस स्टेट में है, बोलेंगे आसाम। कौन सा स्टेट है जहां फॉर्मल डिस्प्यूट हुआ इस पे, आसाम। कौन सा स्टेट है जिसमें इस पे भारत सरकार का एग्रीमेंट हुआ, आसाम। कौन सा स्टेट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में इसकी जांच हुई, आसाम। और आसाम में उन्होंने क्या किया है, आसाम में जो एसआईआर हो रहा है उसमें कह रहे हैं ना आपको ना एम्ब्यूलेशन फॉर्म भरने की जरूरत है, ना आपके कागज जांचे जाएंगे, कुछ जांच नहीं होगी। मतलब कि बीमारी बहुत बड़ी है, दवाई बहुत कड़वी है, सबको पीनी पड़ेगी। हाँ, जिस एक आदमी का पता लगा है कि उसको बीमारी है उसे नहीं देने की जरूरत है, बाकी सबको ये भी तो बता दिए ना, आसाम में वो जो नाम आए कि बाहर से लोग आए, 18 लोग हैं, 18 लाख है ना। असली कारण भी बता देते हैं, बता दीजिए ना, क्यों नहीं हो रहा आसाम में। आप सोचेंगे भाई दवा सबको पिलानी है, बस सिर्फ जो एक मरीज है उसको नहीं देंगे, बाकी सबको दवा देंगे हम। क्यों भाई? क्योंकि आसाम में टेस्ट हो चुका है, ब्लड टेस्ट हो चुका है, रिपोर्ट आ गई है। आसाम में टोटल 19 लाख विदेशी हैं, ये सरकार के अपने आंकड़े हैं। और मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि उस 19 लाख में से 7 लाख मुसलमान हैं। मतलब अगर 19 लाख विदेशियों के नाम कट गए तो उसमें 12 लाख वो होंगे जो बीजेपी जिनको अपना वोटर मानती है, और 7 लाख वो हैं जिनको बीजेपी अपना वोटर नहीं मानती। नुकसान किसे होगा? बीजेपी को। इसका असर चुनाव आयोग पे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हुआ, बिल्कुल हुआ। तो इसलिए मैं कहता हूं साहब, ये 4 चीजें तो नहीं है। फिर क्या है? तो फिर है एक क्या? मिनट आप मेरे को वक्त दें, मैं आपको बिल्कुल, एक बिल्कुल बताइए। क्लासिकल हिंदू थ्योरी बताता हूं। बता दीजिए। वो है देश काल पात्र। सन 2024 के चुनाव में झटका लगने के बाद मोदी जी को 3 चीजों का अंदेशा हुआ। देश मतलब स्थान, प्लेस। इस देश के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां बीजेपी को बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं मिलता। दूसरी समस्या थी काल, कैलेंडर। हर 6 महीने में इलेक्शन आ जाता है और हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। लोगों के लिए 10,000 रुपए देने पड़ गए औरतों को। तीसरी समस्या थी पात्र। इस देश के कुछ लोग हैं जो बीजेपी के पक्ष में नहीं है। अब बीजेपी तीनों का परमानेंट इलाज कर रही है, और उन तीनों का इलाज ये है, देश की समस्या का इलाज है डिलिमिटेशन। जहां जहां बीजेपी को वोट नहीं मिलते उन स्टेट्स का नंबर ऑफ मेंबर्स इन द पार्लियामेंट कम होने वाले हैं। काल की समस्या, कैलेंडर की समस्या का सॉल्यूशन है 1 नेशन 1 इलेक्शन। 5 साल में बस एक बार मैनेज करना पड़ेगा, बाकी रोज रोज का झंझट ही खत्म। मतलब जो एक ही बार में 1-1 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए के बैंक अकाउंट में चले गया तो इलाज हो गया। सर फिर वो पाकिस्तान से लड़ाई भी हो सकती है। बड़े 3 महीने में अगर आपने सब कुछ करना है तो बड़े बड़े इलाज हैं इस देश के अंदर। एक बार में मैनेज हो गया, रोज रोज का चंटाई खत्म हो गया। ठीक है। और ये जो पात्र की समस्या है उसका इलाज है एसआईआर, करेक्ट, कि उस पात्र को निकाल दो। तो देश काल पात्र तीनों को मैनेज किया जा रहा है। लोकतंत्र भी होगा, चुनाव भी होंगे, और बीजेपी के जीतने की गारंटी भी होगी।
तो मतलब एक बीजेपी की जीतने की गारंटी तो जरूर होगी, चुनाव होंगे, चुनाव का मतलब थोड़ा उनका अलग है और हमारा अलग है। देखिए, रेस दो तरह की हो सकती है ना। एक तो रेस है कि हम दोनों एक फर्श के ऊपर दौड़ रहे हैं, एक ग्राउंड पे दौड़ रहे हैं। दूसरी रेस ये हो सकती है कि मैं तो मैदान पे दौड़ूंगा और सिब्बल साहब को कहूंगा तुम पहाड़ी के ऊपर दौड़ो, बिल्कुल। और हम चेक कर लेंगे 100 मीटर कौन कितने में दौड़ता है। तो ये खेल हो रहा है इस वक्त, इसलिए बहुत डीप सेंस में पॉलिटिकल है। और अनफॉर्चुनेटली, और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है इन दो बहुत सीनियर लोगों जिन्होंने इलेक्शन कमीशन में रहे थे, आज जो इलेक्शन कमीशन की भूमिका है वो रूलिंग पार्टी के एक्सटेंडेड आर्म से ज़्यादा लगती नहीं है। बोलते वक्त भी कई बार मैं इलेक्शन कमीशन, रियलिटी है, इलेक्शन कमीशन, भारत सरकार और बीजेपी तीनों के अंदर जो बाउंड्री वॉल्स हैं कुछ लगती नहीं। आपके टाइम पे तो ऐसा नहीं था, सवाल ही नहीं पैदा होता। बल्कि मुझे तो जब ये सुनता हूँ क्रिटिसिज्म तो बड़ा दुख होता है, बड़ा ऐसा लगता है कोई मेरे मुंह पे थप्पड़ मार रहा है कि इलेक्शन कमीशन पे उंगली उठाने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था। और इलेक्शन कमीशन की न्यूट्रलिटी के मैं ही मिसाल दे देता हूँ कि आज कल तो कहते हैं कुरैशी था, कांग्रेस का था, कोई दिखा दे मिसाल। मैंने तो 4 मंत्रियों को चार्जशीट किया कांग्रेस के, इंक्लूडिंग लॉ मिनिस्टर ऑफ द लैंड, जो लॉ मिनिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के दस्तखत के बाद हमारा अपॉइंटमेंट लेटर जारी तो लॉ मिनिस्ट्री करती है, हमने उसको सेंश्योर किया, उसको नहीं छोड़ा। उसके बाद भी आज के लोग जो बिल्कुल मेमोरी उनकी है नहीं, नाम देख के गाली देना है कि वो इस किस्म की बकवास करते हैं। तो बहुत अफसोस और दुख की बात है कि इतनी बहादुरी से और इतनी बेशर्मी से ये हुआ चला जा रहा है और उनको कोई रोक नहीं रहा, रोक नहीं रहा, कोई रोक नहीं रहा। वो उनको दौड़ा दिया इधर से उधर, वो परेशान हो रहे हैं, BLOs पे प्रेशर के वो सुसाइड कर रहे हैं, वो सब चलता रहेगा, कोई बात ही नहीं। आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि ये जो सवाल उठ रहा है कि चुनाव आयोग को हक है तय करने का कि आप हिंदुस्तान के नागरिक हो या नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये सही है कि गलत? नहीं, ये तो किसी ने भी नहीं कहा। हर शख्स मानता है कि इलेक्शन कमीशन कहती है, इलेक्शन कमीशन सिटीजनशिप डिसाइड नहीं कर सकती। वो कहती इलेक्शन है, कमीशन ये एफिडेविट में कह रहे हैं वो पता नहीं, वो तो कह रहे हैं कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को हक नहीं, हमको हक है। नहीं, उन्होंने एफिडेविट दिया। आई एम सरप्राइज, अदरवाइज उनका जो कहना है उस हद तक ठीक हो सकता है कि ओनली ए सिटीजन ऑफ इंडिया कैन बी अ वोटर। लेकिन वी प्रिज्यूम के सब इतने 150 करोड़ जो हैं सब इंडियन सिटीजन, उसमें 10, 20, 50, 200, 500, 5000 नहीं, कुरैशी साहब आपको मालूम है आर्टिकल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर आपका इलेक्टोरल रोल में नाम है, क्योंकि ये तो पार्लियामेंट्री लॉ है ना, क्योंकि वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स इज कि इफ़ यू आर बॉर्न इन इंडिया, अगर मेरा जन्म स्थान यहाँ है तो मैं देश का नागरिक हूँ, और मेरा अगर इलेक्टोरल रोल में नाम है तो इट इज़ आई एम डीम्ड टू बी अ सिटीजन, मतलब कि माना जाएगा कि मैं एक नागरिक हूँ। ये तो संविधान कहता है। तो फिर ये कैसे, और संविधान ही तय करेगा? स्टेटस तो सिटीजन का केंद्र सरकार देती है ना, स्टेट देती है ना। पासपोर्ट तो इलेक्शन कमीशन ने इशू करता है, तो वही ये कैसे कहते हैं? मुझे नहीं मालूम कैसे कहते हैं, शायद इनफैक्ट जो यादव जी ने एग्जाम्पल दिया असम का, हाँ, वो अगर आप हिस्टोरिकली देखें कि इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, ये जो आंकड़े इन्होंने दिए हैं 19 लाख और 12 लाख, ये आंकड़े तो 2018 में तय हो गए थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट इलेक्शन कमीशन ने ये हमेशा से अपनाया है कि भाई पहले सरकार जिसका उत्तरदायित्व है ये डिसाइड करने का कि आप नागरिक हो या नहीं हो, आप तय करो, उसके बाद हम इलेक्टोरल रोल में तरमीम करेंगे। तो उनके नाम तो नहीं काटे गए, बिल्कुल, आज तक नहीं काटे गए। जी हाँ। तो ये जो सवाल आपने उठाया कि सिटीजनशिप का डिटर्मिनेशन कौन करेगा, जाहिर है इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा, आज तक नहीं किया। लेकिन ये ज़रूर है कि आर्टिकल 326 के हिसाब से सिटीजन्स कैन वोट, और आज तक किसी का ये क्लेम तो है नहीं कि इलेक्शन कमीशन ने बेहतर तरीके से किसी भी आदमी को वोटिंग राइट दे दिए। नहीं, बिल्कुल। दे हैव अडॉप्टेड अ प्रोसीजर बाय विच इट इज़ मोर और लेस इंश्योर्ड, और आई वुड से कंप्लीटली इंश्योर्ड कि भाई नॉन सिटीजन होगा तो कोई ऑब्जेक्शन कर देगा। नहीं, देखिए ऐसा है कि सिटीजनशिप एक्ट हमारा बना, उस सिटीजनशिप के एक्ट के अंतर्गत अगर कोई पैदा होता है 1950 से लेकर 1987 तक, हाँ, तो वो सिटीजन माना जाएगा आर्टिकल 10 के अंतर्गत। अगर 1987 से लेकर जुलाई 2003 तक पैदा होता है तो उसके माँ बाप एक सिटीजन होना चाहिए,
दोनों माँ बाप में से एक सिटीजन होना चाहिए, तो वो सिटीजन रहेगा। और अगर कोई 2003 के बाद पैदा होता है तो उसके माँ बाप एक सिटीजन रहे और दूसरा इलीगल माइग्रेंट ना हो। ये प्रावधान है सिटीजनशिप एक्ट के अंतर्गत। तो इसकी जांच तो बीएलओ नहीं कर सकता, उसके पास साधन ही नहीं है। तो ये साफ जाहिर है कि बीएलओ को कोई अख्तियार नहीं है। और जैसे आपने कहा कि एक धारा 16 है ऑफ दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, उसमें लिखा है कि अ पर्सन कैन वोट इफ ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर मैं नागरिक हूं तो मैं वोट कर सकता हूं। दूसरा, अगर इफ आई एम ऑफ अनसाउंड माइंड आई कैन वोट, और if I am not a citizen I can't vote, and if I am disqualified by another act, मतलब किसी और प्रावधान के अंतर्गत मेरी डिस्क्वालिफिकेशन हो गई तो मैं I cannot vote, ठीक है ना। तो अगर बीएलओ कहे कि यू आर ऑफ अनसाउंड माइंड तो बीएलओ तय करेगा। अगर बीएलओ कहे कि साहब आप डिस्क्वालिफाइड हो, बीएलओ तय करेगा। तो बीएलओ कैसे तय करेगा कि तुम नागरिक नहीं हो? तो ये तो साफ जाहिर है। तो इस पर बहस क्यों हो रही है? नहीं, आप ये देखिए कि अब 2025 आ गया, तो अगर मैं 2007 में जन्मा हूँ, 18 साल का हो गया, और मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, मेरे पेरेंट्स भी यहाँ रहे हैं, जी हाँ। तो मुझे आप वोट नहीं दे देंगे? कहते हैं नहीं, आप प्रूव करो आप सिटीजन हो। तो जो सिस्टम इलेक्शन कमीशन ने फर्स्ट टाइम वोटर्स को एनरोल करने का, तो यही बना रखा है कि आप फॉर्म भरिए और उसके अंदर कोई अपनी एंटिटी क्या है उसके डॉक्यूमेंट दीजिए, डेट ऑफ बर्थ प्रूव करिए। लेकिन हमेशा से जो एनरोलमेंट है उसकी जिम्मेदारी हमेशा इलेक्शन कमीशन थ्रू द गवर्नमेंट मशीनरी ली है कि भाई हम एनरोल करेंगे। अब सेंसस हो रहा है, लोग थोड़ी बताएंगे कि हम एग्जैक्टली वो तो गवर्नमेंट का काम है कि सेंसस हम कराएंगे, अपने लोग भेजेंगे आपके पास। इसी संदर्भ में अगर धारा 19 देखी जाए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल इन 1950 की, वो कहता है कि अगर इस जगह आप रह रहे हो, इफ यू आर रेजिडेंट ऑफ दिस प्लेस, ठीक है ना, और आप वहाँ रह रहे हो, तो एंड इफ यू आर बॉर्न इन इंडिया यू विल बी अ सिटीजन, यू विल बी एंटाइटल्ड टू वोट। दैट्स ऑल दैट इज रिक्वायर्ड अंडर 19। तो ये जो बहस हो रही है कोर्ट में, मुझे तो समझ नहीं आता कि किस आधार पे हो रही है। बहुत चीज़ें समझ नहीं आती सिब्बल साहब। आप क्योंकि आप सिर्फ कंपेयर नहीं कर रहे हो प्रोग्राम को, आप इस देश के एक लीडिंग ज्यूरिस्ट हो। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछिए। मैं तो लिटिगेंट हूँ, जी, आप कोर्ट में हूँ, देखता हूँ जाके, अब बड़े बड़े लोग बोल रहे होते हैं, मैं देखता हूँ। कोर्ट मेरे पक्ष में फैसला दे, कोई जरूरी नहीं, कोर्ट की अपनी मान्यता है, मेरे पक्ष में दे, मेरे खिलाफ दे, जी। लेकिन जजमेंट तो दे। बिहार के देखिए सारी पिटीशन कहाँ शुरू हुई, जुलाई के महीने में कोर्ट इलेक्शन कमीशन ये अफलातूनी आदेश लेके आया कि साहब ये कीजिए, अगले दिन से एसआईआर होगा। जून 24 को आदेश आया, हम जुलाई 3-4 को सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। जुलाई 10 को सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच ने हियरिंग शुरू कर दी, आप सब जगह थे, और हम कह रहे थे कि बिहार के चुनाव से पहले ये होने वाला है, ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसे रोकिए। सुप्रीम कोर्ट को पूरा हक था कहने का कि ये इलीगल नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, जो उनकी रीडिंग है जो भी हो, मगर इतना तो हक हमारा बनता है कि बिहार इलेक्शन से पहले बता तो दीजिए, एग्जाम शुरू होने से पहले बता तो दीजिए कि सिलेबस क्या होगा। ये हियरिंग पे हियरिंग होती गई और ये बिहार इलेक्शन आया और निकल गया, और उसके बाद बाकी 12 स्टेट का एसआईआर शुरू हो गया है। वही का वही फ्रॉड हो रहा है इन स्टेट्स में लोकल लेवल पे जो बिहार में हुआ था। कोई शक नहीं इसमें। हियरिंग होती जा रही है, तारीख पे तारीख लगती जा रही है, जजेस बड़े प्यार से बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें न्याय कहाँ गया साहब? ये देखिए, मैं देखो इस सवाल, कुछ ऐसे सवाल हैं जो वकील जवाब भी नहीं दे सकता, क्योंकि ये तो कोर्ट तय करता है कब हियरिंग हो, कैसी हियरिंग हो, कब जजमेंट हो। सिस्टम को हम सबसे बेहतर जानते हैं। वो तो नहीं, मैं जानता तो हूँ, लेकिन ये देखिए मैं ये एक ही ऐसा केस थोड़ी ना है। कई ऐसे मुद्दे इस देश के सामने हैं जो आज तक तय नहीं किए गए। डिस्क्वालिफिकेशन का मुद्दा जो महाराष्ट्र सरकार बनी हुई है, किस आधार पे बनी थी? उन्होंने तो कोई मर्जर किया नहीं था, फिर आज भी सरकार चल रही है, हमारे हिसाब से इलीगल है, वो आज तक सुनवाई नहीं हुई। जो इलेक्टरल बॉन्ड का मामला है, हमें मालूम है कि कौन किसना पैसा दिया, तो उन्होंने कहा आज तक उसकी सुनवाई नहीं हुई, 9 जजेस के सामने पेश, तो वो उसके बारे में हम नहीं कर। इनफैक्ट मैं आपको सच बात बताऊं,
मैं ये चर्चा करना ही नहीं चाहता था, नहीं करना चाहता था, क्योंकि केस चालू है। लेकिन मैं चर्चा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं इतना दुखी हूँ, इतना दुखी हूँ कि साफ जाहिर, आम आदमी को भी साफ जाहिर है कि ज़मीन पे हो क्या रहा है। मैं आपको बताता हूँ तो इसलिए मैंने सोचा ये लाजमी है, अगर कोई नहीं बताता देश की जनता को कि हो क्या रहा है, हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम बताएं। इसलिए मैं कर रहा हूँ ये प्रोग्राम। कुरैशी साहब ने कहा चलिए बिहार के अंदर ये था, जो भी था, अच्छी नीयत थी, बुरी नीयत थी, आपने अफरा तफरी में किया और वहाँ पे बहुत कुछ गड़बड़ हो गई। अब यहाँ पे तो आपके पास टाइम था, यहाँ हो क्या रहा है? जैसा आपने बताया, एक बार फिर बिहार में जबरदस्त चली, आपकी मजबूरी में अफरा तफरी हो गई, केओस हो गया। जी हाँ। यहां आप डिजाइन करके केओस ला रहे हो। आप कह रहे हो कि जिस तैयारी के लिए 74 दिन लगने चाहिए थे, हाँ, exactly। वो तैयारी मैं 6 दिन में करने का वक्त दूंगा। दोबारा वही हुआ। गाइडलाइंस 2003 की कह रहे हैं 74 दिन लगने चाहिए। अच्छा, फिर दोबारा जो बिहार में हुआ था साहब कि आज एसआईआर शुरू हो गया है, मैं बीएलओ हूं, मुझे जाके फॉर्म लोगों को देने, लेकिन फॉर्म तो आया ही नहीं। फॉर्म छप के आएगा, और फॉर्म यूनिक फॉर्म है, इंडिविजुअल फॉर्म है, छप के नहीं आया। 10 दिन से मैं बैठा हूं, मेरे पास फॉर्म नहीं आया। एग्जैक्टली यही चीज उत्तर प्रदेश में हुई है। ये सब चीज के बाद यही खेल बिहार में हुआ था। बेचारे के पास फॉर्म ही नहीं है, किसको जाके देगा? बाद में फॉर्म आया, सिंगल फॉर्म आया, अब उसको कहा जा रहा है 2 देने, 1 कॉपी लेनी। बेचारा कहां से कॉपी लेके देगा आपको? और एक बीएलओ से क्या उम्मीद की जा रही है बेचारे से? आप समझिए, वो बेचारा स्कूल टीचर है, जैसा वैसा फोन वोन चलाता होगा। मैं भी अपने फोन चलाते टाइम बच्चे से पूछता हूँ कई स्मार्ट चीजों को, मुझे भी नहीं पता लगता। उस बंदे से कहा जा रहा है कि तुम ये जो 1000-1200 लोग हैं, इनको जाके यूनिक फॉर्म है, दो रसीद वापस लो, उन लोगों के घर 3 बार जाके चेक करो कि भाई तैयार हो गए हो, तुम फॉर्म अपना दे दोगे। फिर उनको मदद करो कि वो 2003 के फॉर्म में अपने पिता का, माँ का, चाचा का, दादा का नाम ढूंढें, जिसकी कॉपी आपको मुश्किल से मिल नहीं रही है। आप उसको मदद करो, और उनको भी मदद करो वो औरतें जिनकी शादी होके गांव में आ गई हैं, जिनका मायके 100 किलोमीटर दूर है, किसी का मायके दूसरे स्टेट में है। महाराष्ट्र गुजरात के बॉर्डर पे हो रहा है। गुजरात में उनको कहा जा रहा है लड़की महाराष्ट्र से आई है। महाराष्ट्र में एसआईआर हो नहीं रहा, महाराष्ट्र में 2003 की लिस्ट अवेलेबल नहीं है, उनसे कहा जा रहा है। तो वो बेचारा बीएलओ गुजरात के गांव में बैठ के महाराष्ट्र की, जो 10 किलोमीटर दूर का गांव है, उस गांव की औरत का, उसका कनेक्ट, उसके माँ बाप का वो ढूंढेगा। अच्छा, फिर यही नहीं साहब, उसके बाद उनके फॉर्म रिसीव करेगा और उसको अपलोड करेगा। जितने भी लोग जो प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं कहता हूं, आप एक दिन में 50 कागजों को पीडीएफ अपलोड करो अपने फोन के जरिए, और शाम तक आपकी जो हालत होगी, जो आप बीवी से झगड़ा करोगे, आप देख लेना। और उस बेचारे बीएलओ को कहा जा रहा है कि सर 200 उनको ऑर्डर दिया जा रहा है कि तुम 1 हफ्ते के अंदर 1000 फॉर्म अपलोड करो, 200 फॉर्म अपलोड करो। अब बेचारा किस तरह के फोन को लेके पीडीएफ, उसकी फोटो बना के पीडीएफ को उसमें लोड कर रहा है। इंटरनेट कनेक्टिविटी की हालत क्या है? दिमाग खराब हो गया है लोगों का, ये क्या कर रहा है? एक बिहारी का मैं हवाला देता हूँ आपको, एक आर्मी का आदमी जो पटना आया कि मैं अपना फॉर्म फिल करना चाहता हूँ। ये वीडियो पे है, ये मैं अपनी बातें नहीं, ऐसे नहीं कह रहा। वो आया पटना में, और जब वो बीएलओ के पास गया, पहले तो 2 दिन बीएलओ मिला नहीं, जब गया तो उसने बोला साहब आपका फॉर्म तो अपलोड हो चुका है। उसने बोला कैसे हो चुका है? मेरे दस्तखत नहीं होने, मैंने कर दिए थे। वो खुद बोल रहा है कि मैंने कर दिए थे। उसने बोला आपने कैसे कर दिए थे? वो मेरी माँ के दस्तखत, वो भी मैंने कर दिए थे, तो मैंने अपलोड कर दिया। तो आपने क्यों ऐसा किया? ऐसे मेरे से गलती हो गई। गलती होगी मतलब क्या? आप अपने बयान दीजिए। उसने एफिडेविट दिया है, वो सारी चीज़ वीडियो पे है। दूसरा वीडियो पे है, हरियाणा से 4 ट्रेनें चली 3 नवंबर को, हाँ चली, 2 सुबह 2 दोपहर को, और उसमें 6-6 हज़ार लोग थे। और सब कह रहे थे कि हमें सैनी ने भेजा है, बीजेपी ने पैसा दिया। ये सब वीडियो पे है, पैसा दिया है तो हम बिहार जा रहे हैं वोट करने के लिए। कोई करनाल से चल रही थी, कोई सोनीपत से चल रही थी, ये वीडियो पे है ना। और फिर हमने सवाल उठाया, हमने वीडियो दिखाया, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। ना चुनाव आयोग ने कुछ कहा, ना किसी ने सवाल किया, ना रेलवे मिनिस्ट्री ने कुछ कहा। हो क्या रहा है कुरैशी साहब? ये जो आपने जिक्र किया ना, मैं लंदन में था, मेरे पास एडीआर के सेक्रेटरी जनरल का फ़ोन आया कि यहाँ के एक एमपी जो थे, सिन्हा, क्या नाम है, प्रोफेसर सिन्हा, कि वो बिहार वोट देने गए हैं, तो इज़ इट लीगल?
तो मैंने कहा ज़रूर उन्होंने ये किया होगा कि अपना नाम यहाँ से कटवा के वहाँ पे कर दिया होगा, क्योंकि प्रोमिनेंट आदमी है। 5 मिनट बाद उनको फ़ोन आया कि आप बिल्कुल ठीक कर रहे थे, उन्होंने यहाँ से कटवा दिया। तो अब नॉर्मली वहाँ जाके लिखवा दिया, ये लीगल नहीं है। यू हैव टू बी नॉर्मली रेजिडेंट, एंड नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशन है 6 महीने। तो यहाँ 3 दिन के लिए गए, जिसको हमने कहा कि पोल डे टूरिज्म नीचे लगा। तो जो आपने बताया कि ट्रेनें गई हरियाणा से और दिल्ली से, इधर से उधर से, हो सकता है ये बिहारी हो और वहाँ जाके उनको रजिस्टर नहीं, दो पॉसिबिलिटीज हैं कि एक तो बिहारी हो, उनको जाके अपना वहाँ पे रजिस्टर करा दिया और के वापस आ जाओगे यहाँ पे करा देंगे। दूसरा ये कि फेक वोटर्स हैं कि किसी के नाम से। देखो, जो बिहारी की बात मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने कहा कि भैया बड़ा रश होता था छठ की वजह से, इसलिए छठ की वजह से हमने अनशेड्यूल्ड ट्रेन चलाई। तो छठ तो 28 अक्टूबर को खत्म हो चुकी थी, ये तो 3 नवंबर को ट्रेन चली। ये तो बिहारी हो ही नहीं सकते थे कि अगर छठ के लिए बिहार में आए हैं वो तो वापस तो नहीं जाएंगे फिर आने के लिए वोट करने के लिए। तो ये तो साफ जाहिर है। अब इसकी कोई जांच नहीं करेगा। नहीं, एक तो वो जो आप बात करें ना, वो तो फेक वोटर के बहुत पुरानी प्रॉब्लम है। यहाँ जो मैं स्पेशल प्रॉब्लम बताना चाह रहा हूँ कि इलेक्टोरल रोल नोटिफाई करने के बाद 3 लाख और ऐड हुए। वो 3 लाख पॉसिबली प्रोफेसर सिन्हा टाइप के हो सकते हैं कि यहाँ कटवा के डलवा लिया, क्योंकि वापस आके रिवर्स करा लेंगे। हो सकता है वो भी। तो ये बिकॉज नहीं, इसीलिए मैं सिब्बल साहब बार बार कह रहा हूँ कि कोर्ट क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन को कहती है कि आप हमको पूरा एनालिसिस बताओ बिहार के इलेक्टोरल रोल का, आपने क्या हासिल किया उसके अंदर। सर, इनमें से कुछ सवालों का मैं जवाब दे देता हूँ। आपने जो तीनों चीज़ें पूछी थी वो तीनों हमने कोर्ट के सामने पेश की, इलेक्शन कमीशन की अपनी चीज़ों से। आपने बताया बहुत सुंदर चीज़ ईपी रेशो, जिसका मतलब है कि आपकी वोटर लिस्ट में उसका आबादी से क्या ताल्लुक है, वोटर लिस्ट सही है नहीं है, उसका एक इंडिपेंडेंट जजमेंट है। पॉपुलेशन का एस्टिमेट है, आपकी 18 साल से ज़्यादा लोगों की आबादी कितनी है और वो कितना है। बिहार का आंकड़ा ये है, बिहार में 8 करोड़ 22 लाख एडल्ट लोग हैं भारत सरकार के पॉपुलेशन एस्टिमेट के हिसाब से। जब SIR शुरू हुआ तो 7 करोड़ 90 लाख लोग थे, 89 थे, 90 लाख मान लीजिए। इसका मतलब है एक अच्छे SIR में बढ़ के उसे 8 करोड़ 22 लाख की तरफ जाना चाहिए था। हुआ क्या, वो घट के 7 करोड़ 45 लाख पे आ गया। तो ईपी रेशो जो थी 97% थी, उससे घट के 90% पे आ गया। मैं यही कह रहा हूँ, ये आप कह रहे हो। कोर्ट शुड आस्क द इलेक्शन कमीशन दैट यू गिव अस दिस डेटा, यू डू एन एनालिसिस एंड टेल अस how have you improved the health of electoral roll in Bihar by conducting this so-called comprehensive exercise। और दूसरी बात, मैं ये मतलब जो अब SIR हो रहा है, और मुझे समझ में नहीं आता कि अगर आपके पास टूल्स अवेलेबल हैं क्लीन अप करने के लिए, उसका इस्तेमाल आप क्यों नहीं कर रहे। डुप्लीकेट वोटर का जो सॉफ्टवेयर है, और बिल्कुल पॉसिबल है कि टेबल टॉप एक्सरसाइज आप करो, ऑडिट करो अपने इलेक्टोरल रोल का, जितनी गलतियां हैं वो आइडेंटिफाई करिए और बताइए लोगों को कि एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज दिस इज व्हाट वी हैव फाउंड एंड नाउ वी विल स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग अप। आप 2 महीने में हो सकता है ये, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो आप कह रहे हैं टेबल टॉप एक्सरसाइज, इट इज नॉट एन एक्सरसाइज विच इन्वॉल्व्स द पीपल। आपको डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाना है, उसमें लोगों की जरूरत थोड़ी है। अब आप कह रहे हो कि नहीं, हमको ये उम्मीद है कि एक शख्स 2 जगह फॉर्म नहीं भरेगा और डुप्लीकेट हो जाएगा। ये क्या मतलब हुआ। आपको चाहिए कि जो टूल आपके पास है, और आखिर पिछले 20 साल में इलेक्शन कमीशन ने डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करके बहुत सारे डुप्लीकेशन किए हैं, तो वो क्यों अबैंडन कर रहे हो आप। कोर्ट को ही पूछना चाहिए ना। This is what I am saying. कोर्ट इतनी मेहरबान There is क्यों no है, reason. आपको पता होगा। There is no reason why the tools available should not be used. Otherwise, अगर आप अपने ही डेटा को फॉर्म के अंदर डाल के और दस्तखत करा के वापस अपलोड कर दोगे, you are inheriting all the errors. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मैं आपको थोड़ा आंकड़ा देना चाहता हूँ कि इन्होंने ADR के ही आंकड़े हैं, मेरे अपने नहीं हैं, कि उनके एनालिसिस में रिवील हो। इनिशियली इन्होंने कहा था डिलीशन 22 लाख इंक्लूडेड 22 लाख डिसीज्ड और 7 लाख डुप्लीकेट और 35 लाख अनट्रेसेबल माइग्रेटेड, ये इनका डेटा था। अब जब बूथ लेवल पे इसका वेरिफिकेशन हुआ तो पता चला कि दलित और मुस्लिम वार्ड्स में लीडिंग टू साइलेंट इनविजिबल रिगिंग
Gender disparity is alarming. Women voters dropped 6.1%, that is 22.7 lakh versus 3.8 for men. Women dropped. Then with highest impact in Gopalganj, 15.1% women dropped, deletions 1.5 lakhs, Madhubani 1.3 lakhs. In Bihar's 25 assembly elections, deletions exceeded victory margin in 174 seats. ये तो रियलिटी है बिहार की, और कोई सिब्बल जवाब साहब, नहीं। ये सारी चीज़ हमने फिर जेंडर रेशो हमने कोर्ट के सामने रखी। एसआईआर होने से पहले बिहार की जेंडर रेशो थी 916, यानी कि 1000 आदमियों के पीछे 916 औरतें थी। एसआईआर खत्म होने के बाद वो 894 हो गई है। एसआईआर की वजह से जेंडर रेशो गिरी, इंप्रूव होनी चाहिए थी, गिरी। तो व्हाई इज द कोर्ट नॉट आस्किंग दीस? क्या बताएं, क्या सवाल है। तभी तो हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि चलिए कोर्ट मत नहीं करना चाहते नहीं करिए, हमारी तो जिम्मेदारी बनती है। हमने सिब्बल साहब कि हम ये भी जनता के दिखाया, सामने तो ये बात रखें। हमने एक और हमने सॉफ्टवेयर, कोर्ट से कोई हमें रंजिश नहीं है, कोर्ट अपना काम कर रही है, लेकिन देश की जनता को तो पता होना चाहिए नीचे के। सिब्बल साहब, हमने एक सॉफ्टवेयर, आजकल सॉफ्टवेयर मिलता है जो नामों का एनालिसिस कर सकता है। उससे हमने एनालिसिस करके देखा ये जो 65 लाख लोग जिनका नाम कटा था, उसमें से हिंदू मुस्लिम प्रोपोर्शन क्या था। बिहार में 17% हिंदू हैं, 17.7% मुसलमान हैं, लेकिन जिन 65 लाख का नाम कटा उसमें 25% मुसलमान हैं। हमने बात कोर्ट में पेश की, चुनाव आयोग ने कहा ये कम्युनल लोग हैं, हिंदू मुस्लिम देख रहे हैं। मैंने छोटी सी बात कही, इलेक्शन कमीशन की हिस्ट्री में आज तक सिर्फ एक बार हुआ है जबकि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया गया था, वो 2001 में था। ठाकुर द्वारा यूपी की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, जहां लिंगदो साहब गए और उन्हें बताया गया कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई 25-30 हज़ार मुसलमानों का नाम काट दिया गया। तो लिंगदो साहब ने तब उनको भेजा था, वो कौन थे, राव साहब, राव को भेजा, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, बताया बात सही है। तो मैं नहीं चाहता कि इलेक्शन कमीशन हिंदू मुस्लिम का एनालिसिस करे, लेकिन अगर कोई आके शिकायत कर रहा है, आपको दिखा रहा है कि सिस्टमेटिकली एक कम्युनिटी को काटा जा रहा है, तब तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसको डबल चेक करें। इलेक्शन कमीशन कर चुका है ये काम। भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि धारा 21(3) ऑफ द 50 एक्ट कहता है कि आप इंटेंसिव रिवीजन कर सकते हो, कोई अ पार्ट ऑफ अ कंस्टिट्यूएंसी और अ कंस्टिट्यूएंसी स्पेशल रिवीजन कर सकते, कहता है ना वो। तो उसका मतलब यह है कि आपको कहीं लगे कि ऐसा गड़बड़ हो रही है तो वहाँ आप कर सकते हो, लेकिन सारे देश में आपने तय कर दिया कि हम स्पेशल रिवीजन करेंगे। किस आधार पे? आपको पहले बताना चाहिए देश को किस आधार पे कर रहे हैं। एक चीज़ मैं योगिंदर जी से जानना चाहूँगा, जो सारे डिबेट में मैंने सुनने को नहीं मिली, कि वो इलेक्टोरल रोल पहले बनता है, उस बेसिस पे वोटर आईडी कार्ड बनता है। इन्होंने वोटर आईडी कार्ड को रिजेक्ट कर दिया कि हम इसको रिकग्नाइज नहीं करेंगे। नए वोटर रोल की बेसिस पे इन्होंने आईडी कार्ड इशू किए कि नहीं किए। हमको 30 साल लगे थे, इन्होंने 30 दिन में कर दिए जादू की छड़ी से यूज़ करके कि नहीं, ये जानना चाहता हूँ। कुछ नहीं हुआ। कौन सा वोटर आईडी का कौन सा यूज़ किया गया? पुराने कार्ड चल रहे हैं, पुराने कार्ड तो इन्होंने डी रिकग्नाइज कर दिए थे। इन्होंने क्या कहा मैं बताता हूँ, क्योंकि ये सवाल हमने उठाया। हमने कहा कि भाई ये लोग अपने ही कार्ड को कैसे डी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो फिर इलेक्शन कमीशन का जवाब, बिल्कुल जवाब था इलेक्शन कमीशन का जवाब उनका ये है कि क्योंकि हम 100% कार्ड इशू कर चुके हैं, 100% एपिक नंबर इशू किए जा चुके हैं, अगर एपिक नंबर होने को मान लिया जाए तब तो हमारी एसआईआर एक्सरसाइज का कोई मतलब ही नहीं बचेगा, क्योंकि डिफंक्ट हो जाएगी। फिर तो हर किसी के पास एसआईआर एपिक कार्ड है। इसलिए ऑन दैट ग्राउंड फिर तो केस ही सेटल हो जाएगा। द मोमेंट यू से कि एपिक कार्ड अलाउ होना चाहिए, इसका मतलब है जो भी वोटर लिस्ट पे था सबको क्यों अलाउ, फिर उसके बाद तो एसआईआर खत्म हो जाएगा। ये प्ली इलेक्शन कमीशन ने दिया। वो बात मैं समझ गया, लेकिन फाइनली इन्होंने कौन सा एपिक कार्ड यूज किया? पुराना, बिल्कुल पुराना तो किया जिसको है। डिसकार्ड कर चुके थे वो इसको एक्सेप्ट कर लिया दोबारा। तो बेसिक ये था, अगर आपके पास एपिक कार्ड है, उस बेसिस पे आप क्लेम नहीं कर सकते कि मुझे जाना है, लेकिन आपको अगर नई लिस्ट में दे दिया तो आपका पुराना एपिक कार्ड वो यूज करेंगे। पुराने को इन्होंने रीवैलिडेट किया क्या? मेरे पास मेरी जेब में है वो कार्ड, तो उसको रीवैलिडेट किया क्या? नए रोल में आप हैं, कुछ भी नहीं, तो फिर ये कुछ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं हुई है। क्या हुआ? केवल वो जाके देखेगा, आप अपना कार्ड दिखाएंगे, वो नंबर मैच करेगा, कहेगा ये नंबर अभी है नहीं, आप जाओ, ये नंबर वो नहीं, बस और कुछ नहीं। ये सिब्बल साहब, यादव जी तो किसानों के साथ काम करते हैं, तो किसान भी अपने खेत से खरपतवार निकालता है। जी हाँ, इनएलिजिबल। जी हाँ, जी हाँ, ही डजंट डिस्ट्रॉय द क्रॉप टू रिमूव द वीड। करेक्ट। तो क्यों
हम ऐसी प्रक्रिया अपना रहे हैं जिसके अंदर सब लोगों को, और बाय द वे आई हर्ड कि ये लीगल इशू रेज हुआ है कि अगर आपने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करते वक्त ये कहा कि पुरानी वोटर लिस्ट ख़त्म, तो एक थोड़े दिन के लिए सबके वोटिंग का अधिकार आपने ख़त्म कर दिया, क्योंकि जब तक नई नहीं बनेगी तब तक कैसे अधिकार मिलेगा? तो डज इलेक्शन कमीशन हैव दैट अथॉरिटी? आजकल तो इलेक्शन कमीशन कैन डू व्हाट इट लाइक्स, बट वो तो अलग बात है। आखिरी बात वो ये है कि ये जो सुइसाइड हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में एक सुइसाइड, उसने कहा कि साहब मुझे बताया गया, प्रेशर डाला गया कि साहब ये ओबीसी के वोट काटो। राजस्थान में सुइसाइड हुआ, अब बाकी जगह तमिलनाडु में सुइसाइड हुए। तो ये अगर सुइसाइड तो मंजूर है, मतलब कि सुइसाइड हो जाए तो कोई बात नहीं, बीएलओ सुइसाइड हो जाए, एक फॉरेनर वोट कर ले तो वो तो एक राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा। तो ये क्या सही है? नहीं, यही तो आज के डिस्कशन का मुद्दा है कि वो टोटली डिस्प्रोपोर्शनेट। ये जैसे एक मच्छर को मारने के लिए एक तो आपने यूं मार दिया या आपने स्प्रे कर दिया, Completely disproportionate, completely या disproportionate। पूरे बिल्डिंग गिरा दीजिए कि उसमें मच्छर शायद मर जाए। तो ये एनालॉजी में कि पूरा स्ट्रक्चर को गिरा दिया कि इसमें 2-4-10 फॉरेनर हैं, वो निकल के आ जाएंगे, कहाँ से आ जाएंगे? और सुइसाइड या डेथ, क्योंकि जिन लोगों की डेथ हुई है, सुइसाइड नहीं है, उनके केसेस में भी अंदेशा यह है कि इट वाज बिकॉज ऑफ एक्सर्शन और ओवर एक्सर्शन। नेचुरली दैट्स ट्रू। तो अगर 60 लोग इस एक्सरसाइज में मर गए हैं, बहुत चिंता का विषय, क्योंकि अगर आप ये कहो कि ये तो पीस टाइम कैजुअलिटी है, तो पीस टाइम एक्सरसाइज रिवीजन को वॉर किसने बनाया? इलेक्शन कमीशन ने बनाया जी हाँ। कि यू आर वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट फैंटम इनएलिजिबल पीपल। बिल्कुल। और मैंने वही कहा सर, देखिए किसी भी बड़ी एक्सरसाइज में कुछ एक्सीडेंट हो सकते हैं, कुछ ट्रेजेडी होती हैं, लेकिन ये तो डिज़ाइन डिफेक्ट की वजह से हो रही है। आपने डिज़ाइन ऐसा किया है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं। जो डिज़ाइन आपने जान के किया है जी, एक मंशा के साथ किया है, सरकार के साथ मिल के किया है, ताकि हमें रिजल्ट जैसे हम चाहें मिले। और ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, मेरे से कोई माने ना माने वो अलग बात। इसलिए ये there is जो blood on सफल their साहब hands। 2003 का आपने जिक्र किया कि कैसे कैसे हुआ था, ये नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे है क्या? गाइडलाइंस हैं। नहीं नहीं सर, गाइडलाइंस नहीं, वो बड़ी गहरी बात इशारा कर रहे हैं। ये इलेक्शन कमीशन ने कहा भी 2003 में जो हो रहा है हम उसको दोहरा रहे हैं। हमने कहा तो अच्छा गलत है ना वो। हाँ, हमने कहा आप 2003 की गाइडलाइन दिखा दो। इलेक्शन कमीशन का मिल नहीं रही है। फिर कोई अखबार वाला गया, उन्होंने कहा वो फाइल गुम हो गई है। फाइनली सिब्बल साहब ये हम लोगों ने कहीं से ढूंढ, मैं बताऊंगा नहीं कहां से, कहीं से ढूंढ के निकाली है, हमने पब्लिक में डाली है वो चीज। इलेक्शन कमीशन ने आज तक नहीं डाली है वो चीज। क्यों नहीं है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे? क्यों छुपा रहे हैं? छुपा रहे हैं वो, क्योंकि आपको मालूम है कि जो कर रहे हैं वो उसके बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि कोई इन्यूमरेशन फॉर्म की जरूरत ही नहीं है अंडर दिस गाइडलाइन। वो तो हाउस टू हाउस सर्वे करना पड़ेगा ना। और 2003 की गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि किसी एन्यूमरेटर को जाके सिटीजनशिप की जांच नहीं करनी है, लिखा हुआ है, गाइडलाइन है ये। अच्छा, बिल्कुल उल्टा है जो ये कर रहे हैं। कहता हूँ कि अगर किसी लीडर ने शिकायत की तो उसे कहते हैं आप एफिडेविट दीजिए। करेक्ट। अगर जवाब में ये कहे कि साहब आपने इलेक्टोरल रोल बड़ा क्लीन करके छापा है, एक एफिडेविट दीजिए कि इसमें एक भी एरर नहीं है, अगर होगी तो मैं क्रिमिनली लायबल होऊंगा, करेंगे? ये अच्छा विचार, ये अच्छा विचार है। कौन मानेगा इसको? नहीं नहीं जी। मतलब सर मानने जिस का सोच के साथ हो रहा है उस सोच में ना तो सवाल उठेगा ना कोई मानेगा। तो चलिए, जवाब अच्छा है। मैंने इसलिए ये प्रोग्राम किया ख़ास तौर पे आप लोगों को बुलाने के लिए, और आप क्योंकि आप ज़मीन से जुड़े हुए हैं, कि अब ज़रूरत आ गई है कि जनता को बताने के लिए कि क्या धांधलीबाजी इस देश में हो रही है, क्योंकि ये लोकतंत्र की लड़ाई है। लोकतंत्र कायम तभी होगा अब ये बात जनता तक पहुंचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।